हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने जाना था स्वर के बारे में और हम स्वर के प्रकार जान चुके थे, कितने प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, हर्ष स्वर, इस प्रकार हमने जाना था। उसके बाद फिर हमने ओष्ठ के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर सजातीय, विजातीय स्वर कौन से होते हैं, अनुनासिक के कौन से होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, उनको जाना था। आज हम जानेंगे स्वर का उच्चारण। स्वर का उच्चारण, तो स्वरों के उच्चारण में मित्रों KTM, KTMDO, ये KTM तो 5 होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको जिक्र किया था। तो K4 होता है हमारा कंठ और T4 होता है हमारा तालु, M4 होता है हमारा मूर्धा, D4 होता है हमारा दंत और O4 होता है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ होठ, दांत, मूर्धा, मुंह, तालु और कंठ। मैंने पिछले वीडियो में इन परिभाषाओं को बताया था कि मुंह के अंदर या मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग या अगला भाग कंठ होता है या तालु होता है। जिस किसी को उसको जानना है तो ट्रिक तौर पे मैंने इनको बताया था दोनों को, तो पिछली वीडियो को देख लेना। तो यहाँ से मैंने बताया था टी जो होता है, जब हम अपना मुंह फाड़ते हैं तो एक पीछे एक आकृति होती है, जिस आकृति को, जो टी टाइप में ये आकृति होती है, जिसको हम हिंदी में वैसे नॉर्मल देहाती भाषा में काग बोलते हैं, वो T4 जुड़ा हुआ ये एक एंटीना टाइप का होता है और ये मुंह के पीछे के भाग में होता है और ये ऊपर होता है। तो मुंह के भीतर की छत का ऊपर का, छत का मतलब ऊपर, मुंह के भीतर की छत का पिछला वाला भाग तालु होता है मित्रों, और मुंह के भीतर की छत का अगला वाला भाग कंठ होता है। तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि इसकी डिटेल क्या है, उसको देखते हैं। तो के हमने यहां से लिख दिया KTMDO। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर में दंत का कोई भी उच्चारण नहीं होता। इसको लाइन को नोट कर लें कि स्वर में दंत का कोई उच्चारण नहीं होता। मैं नोट करके लिखे देता हूं, स्वर में दंत का उच्चारण नहीं होता। तो मतलब ये स्वर में दंत का उच्चारण नहीं होता। जब हम स्वर पढ़ेंगे तो स्वर मैंने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं, मूल भाषा में 13 होते हैं और मुख्य स्वर 10 होते हैं। तो जब हम पढ़ते तो उस 11 स्वर में से एक भी स्वर ऐसा नहीं है जो दंत से उच्चारित होता हो। तो ये मैंने आपको नोट करा दिया है, इसमें दंत का उच्चारण नहीं होता। तो हम जानते हैं KTM2। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे जो हमारे स्वर थे वो स्वर क्या थे। तो स्वर में उनको हम लिखे लेते हैं एक बार। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। ये 11 का जिक्र हमने किया था। तो हम इन 11 का ही हम जिक्र करते हैं। तो इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। KTMDO। तो इस डी का तो कोई भी उच्चारण नहीं होता मित्रों। तो मैंने यहां से इसको काट दिया है। तो हम देखते हैं, देखो ये जो 2 होते हैं एक से, पहले सबसे पहले हम देखते हैं ये जो 2 एक से होते हैं। हमने KTM2 जो क्रम है हमारा, इस क्रम को ही हमने, जो लेटा हुआ था इसको खड़ा क्रम कर दिया। और हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग के 2 हैं, हमने स्टार्टिंग में ही इन दोनों को लिख दिया। तो यहां से उसके बाद इन दो का सब में 2-2 के जोड़े हैं मित्रों। सिंगल केवल एक है ऋषि। तो हम यहां से देखेंगे जो सबसे पहला है, हमने सबसे पहले इसको लिख दिया ए और आ को। फिर है टी।
फिर नेक्स्ट है छोटी ई बड़ी ई, हमने इसको भी लिख दिया। M4 होता है मूर्धा, ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है। मूर्धा मतलब मुंह। तो मित्रों मुंह जो होता है वो एक होता है और इकलौता कौन सा होता है? री। मुंह एक होता है और अकेला इसमें पूरे स्वर में अकेला है री। तो मुंह के स्थान पर हम इस क्रम में री करते हैं। तो मित्रों यहां से यूपी पुलिस ने क्वेश्चन पूछा था कि मूर्धा वर्ण कौन सा है, मूर्धा स्वर कौन सा है। तो हमारा क्रम था के, स्टार्टिंग में से उठा दिया टी, फिर जैसे क्रम चला एम मूर्धा होता है तो मूर्धा यहाँ डबल है तो सिंगल वाला हमने ले लिया तो अकेला रख दिया। उसके बाद दंत का उच्चारण नहीं होता, ओष्ठ, फिर हमारा क्रम है तो हम इस क्रम को ही लगातार उतारते हैं। तो मित्रों शायद समझ में आ गया होगा। जो सीरियल था हमारा, सबसे पहले के सामने दोनों पे एक से, फिर ई को उतारा, फिर हमने देखा मूर्धा मुंह अकेला होता है एक होता है तो हमने री को उतार दिया। उसके बाद ओष्ठ का क्रम है तो हमने क्रम उतार दिया। बचे हमारे ये दोनों। आप जानते हैं कि इन दोनों से हमारी गुण संधि भी बनती है और इन दोनों से हमारी वृद्धि संधि भी बनती है। तो इन दोनों की हम डिटेल समझते हैं। इन दोनों की डिटेल है क्या? एढ़ी, ये बनता है ए ऑब्लिक आ। ए ऑब्लिक आ के साथ छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई। ए ऑब्लिक आ के साथ छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई, इनके मिलने से एढ़ी बनती है। तो पीछे की स्लाइड में हमने देखा था कि जो ए है या आ है, छोटी ई है या बड़ी ई है, तो स्टार्टिंग ए कंठ होता है, ई तालु होता है। इसमें ही हमने देखा कि ए क्या था? ए था हमारा कंठ, ई क्या थी? ई थी हमारी तालु। और इनके मिलने से क्या बनता है? ए बनता है, अर्थात इन दोनों के मिलने से क्या होगी? कंठ तालु। इसको हम कहते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। तो ये कंठ तालव्य एढ़ी होती है। ये कैसे याद करना है? देखो के मतलब मैंने बताया था कंठ होता है, ए आ आते हैं, फिर टी का आता है ई, इन दोनों के मिलने से एढ़ी बनती है। और हम जब गुण संधि पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले को गुण संधि में पढ़ेंगे। तो हमें वर्णमाला के साथ साथ गुण संधि का भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप जानेंगे कि एढ़ी कंठ तालव्य होता है और जो ऐनक है ये वाला, ये मिलके बनता है ए ऑब्लिक आ के साथ, ए ऑब्लिक आ के साथ एढ़ी ऑब्लिक ऐनक। ये दूसरा फॉर्मूला है, लेकिन ये मित्रों वृद्धि संधि का है। ये वृद्धि संधि का फॉर्मूला है। तो ये हमारे क्या थे? कंठ। अभी हमने इसको जाना है, ये है हमारा कंठ तालव्य। और हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे एक साथ तो नाम बनेगा कंठ तालव्य। तो इस शब्द को पढ़ते टाइम ऐसा लगता है जैसे एक कंठ जबरदस्ती हम जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। इसलिए हम इस एक कंठ को एक्स्ट्रा ना जोड़ के हम इन दोनों को एक ही साथ रखते हैं और हम इन दोनों को जो मानते हैं एढ़ी और ऐनक, इन दोनों का सीरियल ही हम मानते हैं कंठ तालव्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कंठ तालव्य क्या है, तो ये दोनों ही कंठ तालव्य की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंठ तालव्य होता है, ये हमारा कंठ तालव्य होता है। तो मैंने आपके सामने पूरी डिटेल के साथ लिख दिया है, शायद समझ में भी आ गया होगा। और ये फॉर्मूला भी यहाँ से हमें नेक्स्ट टॉपिक का संधि का समझ में आ गया होगा कि गुण संधि में और वृद्धि संधि में ये फॉर्मूले काम करते हैं। तो पीछे की स्लाइड में यहाँ हमने जोड़ा था ओ, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओष्ठ के बाद कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में मित्रों, कंठ तालव्य में हमारा क्या क्या था? कंठ तालव्य में एढ़ी और
ऐनक, ये दोनों चीज मैंने एक साथ लिख दिए हैं। और ये स्लाइड हमारी एड़ी ऐनक की पूरी डिटेल विस्तार रूप भी आपके सामने है। इससे आगे हम जानते हैं ओखली किस किस से मिलके बनता है। तो ओखली जो है ये ए ऑब्लिक आ के साथ छोटा ओ ऑब्लिक बड़ा ओ, इनके मिलने से ओ बनता है। इनके मिलने से ओ बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंठ। इसको क्या कहते हैं? इसको हमने अभी पढ़ा था पीछे, ओष्ठ कहते हैं। इन दोनों को जोड़ के हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? कंठोष्ठ। आप शायद समझ गए होंगे कि ओ जो बनेगा वो क्या होगा? उच्चारित कंठोष्ठ होगा। और फॉर्मूला जो बनेगा ये फॉर्मूला जो बनेगा ये हमारा गुण संधि होगा। गुण संधि, तो गुण संधि के मित्रों दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ चुके हैं, पीछे और ये। नेक्स्ट है इसी में ए ऑब्लिक आ के साथ ओखली औरत, ओ औ, इन दोनों के मिलने से औ बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंठ कहते हैं। इसको अभी अभी हमने पढ़ा है, कंठोष्ठ कहते हैं। कंठोष्ठ, इनके मिलने से क्या बनेगा? कंठ, कंठोष्ठ बनेगा। तो ये जो बनेगा ये कंठोष्ठ बनेगा। जो पीछे वाली प्रक्रिया सेम थी एड़ी ऐनक की, वही प्रक्रिया ओखली औरत में आती है। तो इन दोनों को एक ही साथ ज्वाइंट करने के लिए, क्योंकि इस शब्द को पढ़ते टाइम ऐसा लगता है जैसे कंठ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, इसलिए इसको यहां से हटा के इन दोनों को एक ही साथ माना जाता है। मित्रों अगर गहराई से उसके अंदरूनी से पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना इसका सही उच्चारण कंठ, कंठोष्ठ होता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से करना। ये फॉर्मूला है हमारा वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि। तो गुण संधि के दोनों फॉर्मूले मित्रों क्लियर हो गए हैं। और वृद्धि संधि और गुण, ये दोनों संधि के फॉर्मूले दो दो होते हैं। जब हम संधि पढ़ेंगे वर्णमाला को क्लियर करके, तब वहां आपको मैं बताऊंगा, इन्हीं फॉर्मूले से हम आगे संधि क्लियर करेंगे। तो ये दोनों कंठ, कंठोष्ठ, इन दोनों में हम ओखली औरत, इन दोनों को मानते हैं। ये दोनों हो गए हमारे कंठ, कंठोष्ठ। और मित्रों जो हमारा स्वर का उच्चारण था पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको दिया है। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन, स्वर हमारा कंप्लीट है। अगर किसी मित्र को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालें, हम कमेंट बॉक्स अवश्य देखते हैं। किसी का भी कोई आंसर अगर नहीं मिलता है तो वो डाल दें, हम आपको आंसर देंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में।